हम अपने टॉपिक को बेटा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है वो हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 15 में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है जिसमें वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को अगर आसान से आसान अल्फाज में डिफ़ाइन करूँ तो ये कहा जाता है ऑनर्स राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, कि मालिक का बिज़नेस की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कितना हक है। उसकी रीज़न ये है कि मालिक जो है वो बिज़नेस के अंदर पैसा लगाता है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है उसका फिर हक बनता है वो कि कल को उसका पैसा उसको जो है वो रिकवर हो। तो उसके लिए वो वहाँ पे क्या करते हैं, ऑनर इक्विटी जो है उसको चेक करते हैं। इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती, इस पर बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बेटा ऐड की जाती हैं। नीचे जो है वो इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने अवेलेबल है, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जिसमें सबसे पहले वो कह रहा है ऑनर इक्विटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मालिक का पैसा कितना था वो उसने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ है $4,445। कहते हैं इसके अंदर ऐड कर दी जाती है नेट इनकम। नेट इनकम जिसे है बहुत सारे लोग जो है वो नेट प्रॉफिट के नाम से कॉल करते हैं। कहते हैं नेट प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है इसके अंदर से, सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस कर दिया जाता है इसके अंदर से कैश डिविडेंड। जितने सारी बात है मालिक है उसने बिज़नेस के अंदर पैसा लगाया तो वो डिविडेंड भी तो उसमें से चाहेगा, तो जितना डिविडेंड उसने इसमें से निकाला है कैश की शक्ल में वो सारे का सारा आपने यहाँ से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है। अगर कोई नए शेयर्स सेल आउट हुए हैं तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और माइनस कर देना है। कोई री परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी कि पुराने शेयर्स किसी के पास से आपने वो खुद परचेज कर लिए तो उसको आपने इसके अंदर से क्या करना है, माइनस कर देना है। तब जाकर आप लोगों के पास जो है वो इसका एक्यूरेट आंसर आता है कि इस वक्त करंट जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है एट द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास कैश रिसीव और कैश पेमेंट की जो है वो सारी की सारी बात की जाती है कि इदारे के पास कितने पैसे आए और इदारे के पास से कितने पैसे गए। इसमें जितना भी रिकॉर्ड होता है वो सारे का सारा हम सिर्फ कैश से रिलेटेड रखते हैं। इसमें क्रेडिट वाली किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। नीचे लिखा हुआ है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग की बेसिकली रिकॉर्डिंग का एक तरीक़ाकार है जिसमें वो बताता है, कहता है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने इनकम और एक्सपेंस को उस वक्त जो है वो प्लेस करते हैं जिस वक्त वो अकर होते हैं, चाहे वो कैश की शक्ल में हो चाहे वो क्रेडिट की शक्ल में हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहता है जब अकर होंगे आपने उस वक्त उनको जो है वो वहाँ पे क्या करना है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। और ये ध्यान में रखना अक्रूवल की सूरत में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश फ्लो के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आज के दौर में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बिजनेस चल रहे हैं वो अक्रूवल अकाउंटिंग का जो सिस्टम है उसी को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ लेन देन कैश के ऊपर है और कुछ लेन देन जो है वो आप लोगों का क्रेडिट के ऊपर है। अगेन नीचे ये आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू इसका मैं दिखा देता हूँ। इसके भी इसने एक सैंपल आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जिसमें वो आप लोगों को बता रहा है कि जो हमारी कैश फ्लो होती है वो किस तरह की होती है। ये सारे का सारा उसने यहाँ पे आपके सामने इसका फॉर्मेट जो है वो ड्रा किया हुआ है, जो ऑलरेडी हम लोग अकाउंटिंग के अंदर जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं उसके अंदर हम इस चीज़ को रीड कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं फाइनेंशियल रेशियोज़। अगर रेशियोज़ की बात की जाए तो रेशियोज़ बेसिकली यहाँ पर वैसे तो रेशियो का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने रिलेशनशिप चेक करना होता है वो अकाउंटिंग की टर्म्स को लेकर जो है वो हम लोगों ने रिलेशनशिप यहाँ पर चेक करना है। इसको वो चार कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं। कहते हैं कि जी हमारे पास पहले नंबर पर होती है जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो, फिर होती है एफिशिएंसी रेशियो, फिर होती है लिवरेज रेशियो और फिर हमारे पास आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो कहते हैं ये चार तरह की हमारी रेशियोज़ होती हैं। अब वन बाय वन जो है वो इनको एक्सप्लेन करते तो इनके अदर नेम भी आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो जो है इसका दूसरा नाम होता है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज़। ऐसी रेशियोज़ जिसका ताल्लुक बैलेंस शीट के आइटम के साथ हो। बैलेंस शीट के आइटम्स कौन कौन सी हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ के दरमियान जब कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज़ का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और नाम से पता चल रहा है लिक्विडिटी, तो बैलेंस शीट की जो है वो सारी चीज़ें नहीं आती। बैलेंस शीट में से जो है वो आपने अपने जो करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट वाला पोर्शन होता है उसकी बेस के ऊपर इसको बनाना होता है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की रेशियोज़ आती हैं। पहले नंबर पे आती है जिसका नाम है करंट रेशियो। इट इज़ आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसका दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है। इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर हम अपने करंट एसेट्स को ऊपर रख के उनको डिवाइड कर दें अपनी करंट लायबिलिटीज़ के साथ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। सेकंड आती है जिसका नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। इसका दूसरा नाम होता है क्विक रेशियो। इसका तीसरा नाम होता है लिक्विड रेशियो। इसको लिक्विड रेशियो भी जो है वो कहा जाता है। इसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि करंट एसेट्स में से अगर हम लोग इन्वेंट्री जिसे हम स्टॉक कहते हैं उसको माइनस कर दें
तो जो अमाउंट आपके पास आती है उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं या उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं कि वो हमारे लिक्विड एसेट्स है। तो इसका फार्मूला बन जाता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि अगर हम अपने करंट एसेट्स में से जितने भी हमारे करंट एसेट है सिर्फ और सिर्फ उसमें से इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक कहते हैं उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। फिर आ जाती है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो ऐसी रेशियो है जिसका ताल्लुक रोज़मर्रा के मामलात के साथ होता है, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर हम कितना सामान खरीदते हैं और कितना सामान जो है वो हम लोग सेल आउट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की रेशियोज उसे यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं। एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और दूसरी है द एसेट टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है इसका फाइंड आउट करने का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करके 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तब जाकर जो है वो आपकी एवरेज इन्वेंट्री आती है। और अगर बात की जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको निकालने के हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे फार्मूले होते हैं। उनमें से एक फार्मूला हमारे पास आता है जिसका नाम है अगर हम अपनी नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आ जाती है। या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दें तब भी इसका जो है वो आंसर आ जाता है। दूसरे नंबर पर उसने हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला रेशियो है उसका नाम है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फाइंड आउट करने का फार्मूला सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। आपने जो है वो अपने जो क्या नाम है उसका सेल्स लेनी है और एवरेज टोटल एसेट्स। एवरेज टोटल एसेट्स को लेते वक्त आपने जो अपने एसेट्स हैं उनको डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 करना था, क्योंकि एसेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। टोटल एसेट्स की उसने क्योंकि बात की हुई है, फिक्स एसेट होते हैं और करंट एसेट, दोनों को लेने के बाद आपने उसको आंसर को 2 के ऊपर डिवाइड करना है तब जाकर आपकी एवरेज टोटल एसेट जो है उसका आंसर आता है। अगले नंबर पे आती है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ऐसी रेशियो जिसका ताल्लुक प्रॉफिट के साथ होता है। इसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर जो हमारे पास फार्मूला आता है उस फार्मूले का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जिसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कहा जाता है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसे नेट इनकम रेशियो या नेट प्रॉफिट रेशियो भी कहा जाता है। और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, फार्मूला आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट वाले का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, नेट प्रॉफिट वाले का फार्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी वाले का फार्मूला जो है वो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इक्विटी। और इन सब फार्मूलों के अंदर जो है वो एक चीज़ कॉमन है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से इनका ताल्लुक है तो इसमें जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है। तो इन तीनों के फार्मूलों को मल्टीप्लाई बाय 100 साथ लाजमी किया जाता है और इनको परसेंटेज के अंदर जो है वो शो किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगले नंबर के ऊपर हमारे पास आती है लिवरेज रेशो। लिवरेज रेशो की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये लोन से रिलेटेड जो है वो हमारी रेशो होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किस हद तक जो है वो अपने बिजनेस के अंदर लोन जो है वो कर सकते हैं या डेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, यानी कि पैसे लेकर हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसके अंदर दो तरह के फार्मूले होते हैं। अगेन एक आता है डेट रेशो और दूसरा हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। अब सबसे पहले है डेट रेशियो। डेट रेशियो की अगर बात की जाए तो फार्मूला होता है टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपने अपने टोटल लायबिलिटीज को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है टोटल एसेट्स के ऊपर। तो आप और अगेन इसको मल्टीप्लाई करते वक्त आपने जो है वो मल्टीप्लाई इसको भी 100 के साथ करना होता है, क्योंकि इसका भी आंसर जो है वो परसेंटेज के अंदर आता है। और नीचे जो आप लोगों के पास आती है टोटल डेट टू इक्विटी, इसका फार्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी। आपका जितना भी कर्जा है आप उस कर्जे को ऊपर रखें और डिवाइड कर दें मालिक के पैसे के ऊपर, आपके पास इसका भी अगेन आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो स्लाइड आती है उस स्लाइड का नाम है विद द नेम ऑफ बजट्स। बजट्स की अगर बात की जाए तो आज के दौर के अंदर जितने भी इदारे हैं वो बेसिकली अपना बजट बनाते हैं और अपना बजट उनकी प्लानिंग के हिसाब से होता है। वो अपनी प्लानिंग को देखते हैं कि कौन सी चीज़ उन्होंने बनानी है, उस चीज़ को बनाने के अगेंस्ट उनके एक्सपेंसेस कितने होंगे, उन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट उनका जो स्टाफ है उनके अखराजात कितने हैं, यानी कि प्रोडक्ट के बनने से लेकर उसको ख़रीदने से लेकर उसका रॉ मटेरियल ख़रीदने से लेकर उसके बनने तक जितने एक्सपेंसेस हैं हर एक चीज़ का जो है वो बजट लगाया जाता है। रीज़न ये है कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना वो सारी की सारी होती है फैक्ट्री के अंदर। तो इदारों ने जारी बात है जिस वक्त सामान को तैयार कर लेना है तो तैयार करने के बाद उन्होंने उसको किसी आउटलेट के ऊपर लेकर जाना और वहाँ पर उन्होंने सेल करना है। और जारी बात है आउटलेट का भी फिर किराया वगैरह उनको यहाँ पर पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने जेहन में रखते हुए जो है वो अपने बजट का हिसाब लगाना होता है कि उनके पास करंटली फिर कितने पैसे अवेलेबल हैं और कितने पैसे अवेलेबल नहीं है। और ये सारे का सारा हिसाब किताब लगता है आपके पास जो पैसा अवेलेबल है उसकी बेस के ऊपर। तो इसलिए जो बजट है ना वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे बजटिंग भी कहा जाता है कि जब तक बजटिंग प्रॉपर नहीं होगी आपको आइडिया नहीं होगा कि सामान कितने का है और कितने का नहीं, तब तक आप जो है उसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते। अगेन नीचे उसने आप लोगों को इसका एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिसमें वो इसको डिफरेंट किस्म के मंथ्स के साथ जो है वो रिलेट करते हुए बता रहे हैं कि हमने किस किस मंथ के अंदर कितनी कितनी सेल की, कितनी सेल हमारी कैश के ऊपर है, कितनी सेल जो है वो हमारी क्रेडिट के ऊपर है, उसके अगेंस्ट हमने कितने कितने का जो है वो सामान खरीदा हुआ था और उसमें वेजेस हमने कितनी पे की हैं, ऑफिस का रेंट कितना पे किया, वर्कर्स को कितने पैसे पे किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा कितना है, टैक्सेस हमारे कितने हैं, कितना पैसा फिर इसके अगेंस्ट हमारे पास
आया और कितना पैसा इसके अगेंस्ट हमारे पास से गया है। तो ये सारे का सारा जो पोर्शन है ना, ये आप लोगों का बजट का जो है वो पोर्शन आ जाता है और नीचे जो है वो उसका आपको यहाँ पे सैंपल गिवन किया है। अब इसमें जो है ये अगेन वही बात करूंगा कि बजट जो है वो हर इदारे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी की बेस के ऊपर इदारा जो है वो आगे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है।